नमस्कार, वक्त है अपने उत्तर प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस आज तड़के यानी कि भोर में ही बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जिला जेल पहुंची। यूपी पुलिस मुख्तार को एम्बुलेंस में बैठाकर कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा लेकर आई है। मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में बिठाकर पंजाब की रोपड़ जेल से यहां तक लाया गया। हमले की आशंका के मद्देनजर अंसारी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर बांदा लाया गया। आपको बता दें कि बांदा जेल पहुंचने पर मुख्तार अंसारी को फिलहाल बैरक नंबर 16 में रखा गया है। कोरोना टेस्ट करने के बाद उसे बैरक नंबर 15 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बांदा जेल की निगरानी में अब ड्रोन से होगी। आपको बता दें कि बांदा जेल की निगरानी अब ड्रोन के जरिए की जाएगी और बैरक नंबर 15 में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। यही नहीं, बांदा जेल को अतिरिक्त 30 सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वांचल के डॉन के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी को यूपी सरकार को सौंपने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज अंसारी को यूपी लाया गया है। तो ये अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी पुलिस पहुंची रोपड़ जेल। रोपड़ जेल की तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई थी और पुलिस का काफिला वज्र वाहन के साथ वहां से रवाना होता है। इसके बाद पुलिस के साथ मुख्तार अंसारी गाड़ी में बैठता हुआ फिर बांदा जेल पर सुरक्षा का पहरा भी आप देख रहे हैं। और साथ में अभी इसके पहले हमने आपको 2 तस्वीरें दिखाई जिसमें आप देख पाए कि किस तरीके से भोर में डॉन बांदा जेल पहुंच चुका है। वही बांदा जेल जहां पर पहुंचने को लेकर बाहुबली के भाई ने चिंता जताई है कि पहले उसको चाय में जहर दे दिया गया था। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से मुख्तार भोर में पहुंच चुका है और अब फिलहाल उसको बैरक नंबर 16 में रखा गया है, कोरोना टेस्ट किया गया है, 15 में शिफ्ट किया जाएगा जल्दी। बिल्कुल पूजा जी, देखिए 2 साल बाद एक ऐसी सुबह जब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में सूरज उगता देखेगा। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 4:30 बजे बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण से पूजा जी 2 बातें साफ हो गई हैं। एक तो मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने जो आशंका जताई थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी मुख्तार अंसारी का फेक एनकाउंटर हो सकता है, तो वो उस पर पूरी तरीके से विराम लग चुका है क्योंकि मुख्तार अंसारी अब बांदा जेल में पहुंच चुका है। दूसरी ओर सरकार की मंशा पर जो सवाल खड़े होते थे वो भी पूरी तरीके से साफ हो गई है क्योंकि योगी सरकार चाहती है कि जो माफिया राज है उसका सफाया तो हो लेकिन कानून के पूरी तरीके से रास्ते से होना चाहिए। अब आप देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चलते मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जाता है। यानी जिस तरीके की आशंकाएं तमाम लोग जता रहे थे उस तरीके की कोई भी घटना पूरे इस मामले में नहीं दिखाई दी। गाड़ी पलटने की संभावनाएं, आशंकाएं लोग बता रहे थे, लेकिन सुरक्षित मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया गया है और बांदा जेल को भी पूरी तरीके से एक किले में अमूमन अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर नजर डालेंगे संजीव, तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि जिन बातों के कयास लगाए जाते हैं होता उसके बिल्कुल इतर है। चलिए आपका रुख मैं दोबारा करूंगी और उससे पहले कुछ तमाम जानकारियां हैं वो दर्शकों को दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कांग्रेस और पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। जब यूपी पुलिस मुख्तार को पंजाब से यूपी ला रही थी तब भी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने तीखी टिप्पणी की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कह डाला कि पंजाब की कांग्रेस सरकार का दामाद और यूपी की भाजपा सरकार का जो आपको बता दें कि अपराधी नंबर का एक आम अपराधी की तरह यूपी आ रहा है। अब उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी को यहां लाने के लिए योगी सरकार को काफी कोशिशें करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब सरकार ने उसे सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी 2 वजह हो सकती है। मुख्तार अंसारी के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हैं या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी बात ही नहीं सुनते।
पंजाब सरकार मुख्तार की मदद कर रही है। मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बांदा जेल में सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन अफसोस कि मुख्तार को यहां पर बिरयानी नहीं मिल पाएगी। तो आपने देखा और जाना कि किस तरीके से मंत्रियों के बयान अब जो है आने शुरू हो गए हैं, वार पलटवार हो रहा है। लेकिन इस बीच परिजन क्या सोच रहे हैं मुख्तार के, वो भी जान लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि मुख्तार की बीवी यानी कि डॉन की बीवी को डर सता रहा है। उसने फेक एनकाउंटर की आशंका जताई है। आपको बता दें कि पत्नी अफशा अंसारी को फेक एनकाउंटर की आशंका सता रही है और इस वजह से उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई है। अफशा ने कोर्ट से मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की। बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि जेल में ही जहर देने की कोशिश की गई थी। बांदा जेल का जिक्र यहाँ पे उन्होंने किया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने मुख्तार की जान को खतरा बताया। इससे पहले भी उन्हें बांदा जेल में चाय में जहर मिलाकर दिया गया था, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने वर्ष 2000 में कारापाल और उप कारापाल पर हमला, जेल में पथराव और जान माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के मामले में 12 अप्रैल को अभियुक्त मुख्तार अंसारी को आरोप तय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। गैंगस्टर से विधायक बने मुख्तार अंसारी को मंगलवार को पंजाब की रूपनगर रोपड़ जेल से विशेष काफिले के साथ उत्तर प्रदेश ला लिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने, आपको बता दें, उनके जो न्यायाधीश हैं पीके राय ने पिछली कई तारीखों पर मुख्तार अंसारी को पेश करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित आला अधिकारियों और जिला कारागार रूपनगर रोपड़ पंजाब के वरिष्ठ अधीक्षक को भी निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन अब मुख्तार शिकंजे में है। तो संजीव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजीव, जिस तरीके से अब शिकंजा कसता जा रहा है, अफजाल अंसारी कह रहे हैं बांदा जेल दोबारा ला दिया गया इनको, लेकिन बांदा में ही चाय में जहर दिया गया था। संजीव, क्या आपको हमारी आवाज आ पा रही है? चलिए, हमारा संपर्क शायद संजीव से टूट गया है। लेकिन इस बीच बेहद बड़ी और अहम जानकारी यही कि कड़ी सुरक्षा के बीच बांदा लेकर पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस। बैरक नंबर 16 में फिलहाल रखा गया है और कोरोना जांच सुनिश्चित होने के बाद 15 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि बैरक नंबर 15 नया ठिकाना। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा है, एक और चीज है जिस पर शिकंजा कसना अभी भी जरूरी है। वो क्या है? वो है कोरोना। जी हां, जिसकी जद में सूबा है। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कहर को देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों ने अपने यहां लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए। इस बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावना तलाशने को कहा है, जिससे सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़भाड़ रोकी जा सके। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। अदालत में कहा गया कि आपको बता दें कि हालांकि राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन देखने में आया है कि राज्य द्वारा जारी निर्देशों का लोग ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं और ये चिंता का विषय है। पीठ ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से लोगों को 100% मास्क पहनना सुनिश्चित करने को कहा है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करी है। नाइट कर्फ्यू को लेकर संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। और ये सब क्यों? क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये बात आपके जहन में नहीं बैठ पा रही है। तो जनता टीवी की भी और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी आपको अपील है इस बात की कि मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए,
सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ भाड़ से बचिए, ऐसी जगहों पर हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में, आपके अपनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो नाइट कर्फ्यू लगाने की संभावनाओं को तलाशने की बात कही है उन्होंने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, लगातार सरकार उस पर निगरानी बनाए है, लेकिन उसके बावजूद देखना आपने कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट उम्मीद कर रही है कि सरकार से उम्मीद नाइट कर्फ्यू पर जो सरकार है वो विचार करे, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं पूजा, उसको देखते हुए लगातार जिस सरकार विचार करने के बावजूद भी आपने देखा चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश में, खासकर लखनऊ में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। लगातार मौतों को जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि सार्वजनिक उस पर कहीं न कहीं सरकार ध्यान दे, सार्वजनिक स्थलों पर जो भीड़ न इकट्ठा होने पावे, इसके मद्देनजर देखा गया कि जिस तरीके से जो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर संज्ञान लिया है। अब ये देखना होगा कि सरकार क्या कुछ इस पर मामले पर फैसला लेती है। हालांकि दिल्ली सरकार नाइट कर्फ्यू का फैसला ले चुकी है, बाकी राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश क्योंकि आबादी से सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पर लगातार कोरोना संक्रमित लोग और खासकर जिस तरीके से जिला प्रशासन की अगुवाई पे जिस तरीके से अभियान चलाया गया, वर्तमान हालात ये हैं लखनऊ के कि लगातार जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लगातार जो निगरानी समिति है वो हर वार्ड में जा करके। अनूप, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अब हाईकोर्ट को भी कड़े रुख इख्तियार करने पड़ रहे हैं, कड़े वक्तव्य देने पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के पहले चरण में मतदान से गांवों में पहले खाओ पियो फिर वोट दो का माहौल बन गया। जी हां, ग्रामीण इलाकों में कच्ची दारू कच्चा वोट, आपको बता दें कि पक्की दारू पक्का वोट, दारू मुर्गा खुला वोट का नारा चल रहा है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में उम्मीदवार किसानों के लिए कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई भी करा रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जिन इलाकों में पहले चरण के चुनाव होने हैं वहां मटन, चिकन और मछली के साथ शराब की खपत बढ़ गई है। तो ये पंचायत चुनाव हैं, बड़े अजीब जरूर लगे लेकिन बहुत महत्व रखते हैं। जी हां, यूपी पंचायत चुनावों को लेकर संभावित प्रत्याशियों को सूचित किया गया कि अगर उन्हें नामांकन पत्र खरीदने से कोई भी वंचित करने की कोशिश करता है तो उसकी सूचना तत्काल जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबर और संबंधित विकास खंड के रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत दें। निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन लड़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी प्रत्याशी को या अगर कोई भी व्यक्ति धमकी देता है या पर्चा खरीदने से मना करता है, नामांकन दाखिल करने से मना करता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दे, मदद की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। ये बड़ा दांव क्या है? जी हां, मैनपुरी में बीजेपी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी बना दिया है। संध्या यादव को बीजेपी ने घिरोर के वार्ड नंबर 18 से सदस्य पद का उम्मीदवार घोषित किया। वहीं से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चचेरी बहन संध्या निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। भाजपा के इस दावे से आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस दाव से सफाई खेमे में हैरानी भी है और अब मैनपुरी में मुलायम की सगी भतीजी को सदस्य बनाने से रोकने के लिए सपा पार्टी किस तरीके से मुकाबला करेगी, इसको लेकर राजनीतिक जानकार भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम सिद्दीकी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अनिल के अंकुर राजधानी लखनऊ से पंचायत चुनावों पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से पंचायत चुनावों को देखते हुए अहम जानकारी
देखने को मिल रही है और जिस तरीके की नारेबाजी चल रही है, जिस तरीके की सुविधा देने की कोशिश लोगों को की जा रही है, वो अपने आप में अहम है और इस पर कंट्रोल भी होना चाहिए। इसको लेकर किस तरीके से बैठकों का दौर है? अंकुर जी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? देखिए पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए यहाँ पे जो तैयारी चल रही है, निश्चित रूप से सरकार ने और चुनाव आयोग ने मिल करके जो संयुक्त रूप से टीमें तैयार की गई हैं वो चप्पे चप्पे पर निगाह रखने के लिए की गई हैं। आपको बता दें कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र जगह जगह बांटे गए हैं और जो अति संवेदनशील है वहां पे सुरक्षा के बंदोबस्त ज्यादा किए गए हैं ताकि और बेहतर सुरक्षा की जा सके। अब स्थिति ये होती है कि चुनाव आयोग ने जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको हिदायत दी है कि वो 100% इस बात को सुनिश्चित कराए कि उनके यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि मैं आपको ये बात दिला देता हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये दो बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टिकट बंटवारे का मामला है वो भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी से सांसद रही अब भारतीय जनता पार्टी में रीना चौधरी भी अब भारतीय जनता पार्टी में, और बीती देर रात भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। और आपको एक ही बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जो हमारी चुनाव की तारीखें घोषित की हैं वो एक 15 तारीख है और फिर 19 अप्रैल है, 26 अप्रैल है, फिर 29 अप्रैल। 4 चरणों में चुनाव होंगे। 29 अप्रैल को आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद परिणाम मई में आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बहुत बड़ा दाव है भारतीय जनता पार्टी का, मैनपुरी से टिकट दिया है संध्या यादव को और कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। अब इसका निपटारा कैसे करेगी सपा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में आपको बता दें कि प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए 18 अप्रैल को आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा को पंचायत चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इम्तिहान अब मई महीने में होने के आसार जताए जा रहे हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित हो गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा का नया कार्यक्रम अभी घोषित नहीं है, इसलिए परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं हुई है। आपको बता दें हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं से पहले या फिर ठीक बाद में भर्ती का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। विशेष सचिव आरवी सिंह ने परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको ये बता दें कि जूनियर हाई स्कूल भर्ती की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जो कि अब टल गई है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए जिक्र होगा राम मंदिर का। जी हां, राम राज्य भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में अब तक कुल लगभग 5,400 करोड़ से ज्यादा धनराशि एकत्रित हो चुकी है। इसके बावजूद ये संख्या अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि जिलावार ऑडिट का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर निधि समर्पण अभियान की मॉनिटरिंग कर रही टीम की गणना में एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक कूपनों और रसीदों के जरिए 2,253 करोड़ की राशि इकट्ठा हो चुकी है। आपको बता दें कि ट्रस्ट की ओर से निधि समर्पण के 10, 100 और 1000, आपको बता दें 1000 के कूपन छपवाए गए थे, जिसकी गिनती होनी अभी भी बाकी है। और ये कूपन जो हैं वो 10 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं और 1000 रुपए के हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से निधि संग्रह अभियान चलाया गया था, उसके बाद 5,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इकट्ठा हो चुका है। लेकिन ये अमाउंट, जो संख्या आपको हम बता रहे हैं, जनता टीवी जो संख्या आपको बता रहा है, ये संख्या अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी भी जो कूपन्स हैं, कूपन्स का कलेक्शन किया जा रहा है। अभी उनकी भी काउंटिंग होगी, उनका भी ऑडिट किया जाएगा, जिसके बाद तमाम तरह की जो रिपोर्ट है वो आपके सामने आएगी कि आखिरकार एग्जैक्टली कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है। 5,400 करोड़ का डेटा अभी सामने रखा गया है, लेकिन कूपन्स जो हैं वो हैं 10 रुपए के भी, 100 रुपए के भी और 1000 रुपए के भी, जिनको लेकर के अभी लगातार काउंटिंग का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कूपनों और रसीदों को इकट्ठा किया जा रहा है, काउंटिंग की जा रही है। 5,700 करोड़ से ज्यादा की धनराशि
अभी तक इकट्ठा हुई है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।